विजिटर बुक और पाठशाला जयनारायण घोषाल संस्था में 2 विजिटर बुक थी 1841 से। हमने जब अभिलेखों का अपने प्राचार्यत्व काल में निरीक्षण किया तो 1841 में जब संयुक्त प्रांत और अवध का पहला गवर्नर टॉमसन टीटी टॉमसन आए थे और नए भवन के उद्घाटन समारोह में काशी राज के राजा ईश्वरी नारायण सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपादित हुआ था और कार्यक्रम के आयोजक थे महाराजा जय नारायण घोषाल के पौत्र राजा सत्य शरण घोषाल। हमने जो पुरानी पुस्तिका थी शादी पड़ी हुई थी, लेकिन उस समय टीटी टॉमसन का भी विजिटर रजिस्टर में पाठशाला जयनारायण घोषाल के संबंध में उल्लेख था और साथ ही महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह का भी अंकन था। उसके अनंतर क्रमशः बी डेविस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कार्यकाल में जो भी वाइसराय आते थे, शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकारी आते थे, उनका उस विजिटर रजिस्टर में उनका लिखा हुआ उनका हस्ताक्षर उपलब्ध था। यह क्रम प्रतिवर्ष किसी कार्यक्रम के आयोजन में आए हुए लोगों का भी था। डॉक्टर भगवान दास पाठशाला जयनारायण घोषाल के छात्र थे, उनका भी उल्लेख है। और इसके अनंतर जो 1914 में वाइसराय का आगमन हुआ था, जब 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के शिलान्यास का समारोह था, आयोजन था, तो वो तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी W.D.P. हिल का सहपाठी था। उसका भी विजिटर रजिस्टर में पाठशाला जयनारायण घोषाल के संबंध में अंकन है, उनके विचारों का भाव है। और इसके अनंतर
संस्था जब प्रभावित हुई थी तो प्रभावन के काल में श्री प्रकाश जी की भी उपस्थिति होती थी। चिंतामणि मुखर्जी का भी जो यहाँ के विद्यार्थी थे, विजिटर बुक में अपने विचार व्यक्त करते थे जो संस्था के संबंध में था। यह क्रम निरंतर चलता रहा। बाबू शिव प्रसाद गुप्त, जिन्होंने कबीर चौरा में चिकित्सालय और दैनिक आज का और भारत माता के मंदिर का जिन्होंने निर्माण किया, बाबू शिव प्रसाद गुप्त का भी विजिटर बुक में उनके विचार अंकित है। जिस समय 1954 में जो महाराष्ट्र के या बम्बई के दक्षिण भारत के गवर्नर थे, डॉक्टर भगवान दास के पुत्र श्री श्री प्रकाश जी, उनकी उपस्थिति के समय विजिटर रजिस्टर भर जाने के बाद नया विजिटर रजिस्टर बनाया गया और उन्होंने अपने अध्ययन काल में जो भी उनको अनुभव हुआ और संस्था के संबंध में जो विचार थे, उन विचारों को उन्होंने व्यक्त किया और हस्ताक्षर, उसकी फोटो कापियाँ सारे विजिटर रजिस्टर की हमारे पास उपलब्ध रही और मूल प्रति संस्था में। विजिटर बुक की बात जब आई तो ऐसी स्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष आचार्य विश्वनाथ मिश्र का उल्लेख भी समीचीन हो जाता है। उनके साथ आचार्य विद्यानिवास मिश्र भी आए थे। सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यह घटना 1954 के ही कालखंड की है और उस विजिटर बुक में आचार्य विश्वनाथ मिश्र और आचार्य विद्यानिवास मिश्र के हस्ताक्षर भी हैं, जो संस्था का परिचय देते हैं और साथ ही संस्था की में जो कार्य कुशलता है और शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उसका उसमें उल्लेख भी है। संदर्भ आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी का है। विश्वनाथ जी तो स्वयं में विचारक थे, लेखक थे, चिंतक थे। आचार्य विद्यानिवास मिश्र का के यौवन का वह कालखंड था, लेकिन जो परंपरित अध्ययनशीलता है, जो संस्कृत वांग्मय की उस समय शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, वे जो अंग्रेजी शासन पद्धति में शिक्षा का जो क्रम है
उसके अंतर्गत उनका प्रवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों में अंतर है। संस्कृत विद्यालयों में या विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक हैं, वे जो अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति जो गुलामी काल से ही चली आ रही है, उनमें पढ़ाने वाले और उनमें निर्धारित विषयों में पहुंच से उनका कोई संबंध नहीं। वेद, पुराण, उपनिषद और जितने भी वैदिक वाङ्मय में रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, चाहे ज्योतिष हो, वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की परंपरा में आने वाले संस्कृत विषय के शिक्षकों में उतना विस्तार तो नहीं होता है जितना संस्कृत परिवेश की पद्धति में होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की परंपरा में इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त थे। बाबू श्याम सुंदर दास जी भी बीए थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल में जो परंपरागत बोध है, ज्ञान है, सांस्कृतिक परिवेश का, बामा, मम्मट, रुद्रट जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अध्ययन और अनुशीलन में उनमें प्रवीणता थी। इसी नाते जब वे समीक्षा करते थे, उनकी समीक्षा में विस्तार था। उन्हीं की भांति एक ऐसा व्यक्तित्व आचार्य विद्यानिवास मिश्र, यद्यपि संस्कृत की परंपरा में अधीत थे, किंतु वे जो अंग्रेजी शिक्षा परंपरा और व्यवस्था के अंतर्गत जो अध्ययनशील साहित्य के लोग हैं, उनसे अधिक बोध आचार्य विद्यानिवास मिश्र के संबंध में हुआ। आचार्य विद्यानिवास मिश्र का इंटरमीडिएट में एक निबंध था पाठ्यक्रम में, उससे हमने उनके संबंध में जो हिमालय से संबंधित था, हमने उनकी ज्ञान साधना का अवलोकन किया था, किंतु पूर्णता उस कालखंड में हुई जब हमारे पुत्र ने उनकी उनके पुस्तकों का एक संकलन समग्र का टंकित करवाने का कार्य किया था। तो उनकी पुस्तकें हमारे आवास पर आई थीं, जो दर्जनों की संख्या में थी। हमने उन पुस्तकों को देखा,
मुझे यह प्रतीत हुआ कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र जिस पद्धति से शिक्षण की परंपरा से आए हुए हैं, लेकिन उनके भीतर जो वर्तमान शिक्षा परंपरा जो अभी भी चल रही है, जो अंग्रेजों के कालखंड की है, और उसमें अध्ययनशील जो लोग हैं, उनके भीतर उतनी श्रेष्ठता नहीं जितनी श्रेष्ठता आचार्य विद्यानिवास मिश्र की पुस्तकों में थी, उनके अध्ययन में थी। और पुस्तकों को ही देखकर और उन्हें पढ़कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र प्रत्येक परिवेश को आंकने और देखने के बाद अपनी अनुभूति को विस्तार देते थे, विस्तार दे चुके थे। उनके भीतर जो अंग्रेज कवि थे साहित्य में, उनका भी उल्लेख था, उनकी रचनाओं के संबंध में चर्चा थी। तो जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस परंपरा से संस्कृत परिवेश की ओर गए, उसी प्रकार आचार्य विद्यानिवास मिश्र सांस्कृतिक शिक्षण परिवेश से जो वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था और परंपरा के परिवेश में भी उनकी पहुंच थी। आचार्य विश्वनाथ मिश्र के साथ उनका संबंध था। विश्वनाथ मिश्र जी लेखक, विचारक, चिंतक और उनके साथ संस्था में आना और विजिटर बुक में संस्था के संबंध में, संस्था के क्रियाकलापों के संबंध में लिखना, विचार अंकित करना और हस्ताक्षर भी करना। हस्ताक्षर की फोटोकॉपी तो आज भी मेरे पास है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र कुलपति भी रह चुके हैं, उपकुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय के भी, काशी विद्यापीठ के भी। और सबसे बड़ी बात यह है जिसको मैं स्मरण करता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारक थे, समाजवाद की धारा के वह प्रमुख नायक थे। उनकी वाणी में प्रवाह था, तीव्रता थी और आलोचना थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री उनका जवाब नहीं दे पाते थे। जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया
तो हिमालय और तिब्बत चीन के प्रभाव क्षेत्र में आता चला गया और बहुत बड़ा भूभाग गया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किसी प्रकार से आचार्य विद्यानिवास मिश्र से संपर्क किया और लोहिया के भीतर जो वैदिक वांग्मय है, पौराणिक वांग्मय है, जो साहित्य है, उनको यह जानकारी चाहिए थी कि भारत के साथ हिमालय का क्या संबंध है और साहित्य में कहाँ पर तक चर्चा है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने वैदिक, पौराणिक, औपनिवेशिक और जितने भी साहित्य हैं उन ग्रंथों का उल्लेख किया और उन ग्रंथों को उपलब्ध भी कराया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भीतर जो भावना पैदा हुई कि हाँ, हिमालय भारत का है, तिब्बत भारत का है, क्योंकि प्रधानमंत्री में उनके संस्कार में भूमि के प्रति कोई लगाव नहीं था, लेकिन समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आचार्य विद्यानिवास मिश्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रंथों और उनके अर्थों का बोध कराने के उपरांत मोह पैदा हुआ। अस्तुत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का जो नगाधिराज है वो भारत के उत्तर में। ऐसे ग्रंथों का और उनमें हिमालय के संबंध में पूरा चित्रण सुन करके राम मनोहर लोहिया भारत के स्वरूप से इतने प्रभावित हुए कि कहा जाता है कि उन्होंने बैलगाड़ी पर ग्रंथों को लेकर संसद भी पहुंचने का कार्य किया था। यद्यपि जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी वो अंग्रेजी पद्धति से प्राप्त की थी और हमारे मूल परिवेश के नहीं थे, गुरुकुल परंपरा के नहीं थे। जिस प्रकार का शिक्षण संस्कृत विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में होता है, जो पाठ्यक्रम होते हैं, उनका उन्हें कोई बोध नहीं था। लेकिन आचार्य विद्यानिवास मिश्र से जो उनका आख्यान था, जो राम मनोहर लोहिया को अवलोकन उनके द्वारा कराया गया था, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय साहित्यिक और पौराणिक धारा का प्रमाण भारत के संदर्भ में बहुत कुछ
अधीत कर गए। यही कारण था कि उन्होंने भारत पर चीन के आक्रमण और उसके भूभाग को अपने अधिकार में लेने का तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का घनघोर विरोध किया था। आचार्य विद्यानिवास मिश्र का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भीतर जो प्रभाव पड़ा वह 1965 और 66 के वर्षों में दिखाई पड़ा। एक समाजवादी जो कभी परंपरा और धर्म को रूढ़िवाद तक को स्वीकार नहीं करता है, जिसका विषय वर्तमान होता है और जो भी नागरिक हैं उनकी सुविधाओं के संबंध में सोचता है, वह समाजवादी चिंतन धारा का प्रवीण अध्येता था। उसमें अभिव्यक्ति का प्रबल प्रवाह भी था, किंतु 1965 और 66 के वर्षों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 62 के काल में आचार्य विद्यानिवास मिश्र के द्वारा सुलभ कराई गई पुस्तकों के अध्ययन के उपरांत यह कहना पड़ा कि हमें भारत के लिए राम की मर्यादा, कृष्ण की नीति और शिव का कल्याण चाहिए। एक समाजवादी राम, कृष्ण और भगवान शिव के प्रति अभिभूत होता है, विचार मग्न होता है, चिंतनशील होता है। और साथ ही चित्रकूट में रामायण मेला लगवाता है। रामायण मेले का मतलब यह है कि वह मेला रामायण की चर्चा, रामायण के का आयोजन, रामायण की आवश्यकता समाज के लिए, समाज के स्वरूप के लिए, समाज के संस्कार के लिए, और वही मेला अयोध्या में भी लगवाता है। तो चित्रकूट और अयोध्या में प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की समाजवादी चिंतन धारा में परिवर्तन का संकेत देता है। मैं परिवर्तन का उल्लेख नहीं करूंगा कि राम मनोहर लोहिया परिवर्तित हो गए। परिवर्तन तो किसी वस्तु का को विलग करना है, बदल देना है, लेकिन परिवर्तन यानी जो भी उन्होंने मार्क्स के समाजवादी चिंतन को अधीत किया था और जो जिसको यूरोप के विभिन्न देशों ने अपनाया था और स्वयं मार्क्स के द्वारा समाजवाद लाने की प्रक्रिया को उपेक्षित कर दिया था और इवोल्यूशन से नहीं, वो रिवॉल्यूशन के पक्ष
के संबंध में व्यक्त किया था। तो रूस में राजक्रांति हुई थी, चीन में हुई, और इस प्रकार ये कम्युनिज्म वहाँ पैदा हुआ। लेकिन जो इवोल्यूशन सिद्धांत है उसके अंतर्गत समाजवाद यानी लोगों को समझा बुझा करके समाजवादी धारा की ओर लाना था, और लोहिया जी उसके प्रमुख नायक थे। उन्होंने कार्य किया, लेकिन 65 और 66 के वर्षों में राम मनोहर लोहिया ने जो मार्क्स की समाजवादी सोच थी उससे उसको और परिष्कृत करते हुए समाजवाद के परिवर्धन की बात कही, और सोशलिस्ट पार्टी जिसका उन्होंने गठन किया था उसके अंतर्गत रामायण मेले के महत्व को प्रतिपादित भी किया था। काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग के प्राध्यापक रामायण मेले के आयोजन के संयोजक थे। राम मनोहर लोहिया के निधन के उपरांत भी योगेश्वर पांडे रामायण मेले का आयोजन करते रहे। निसंदेह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब रामायण मेले का आयोजन किया उसी कालखंड में राष्ट्र का चिंतन करने वाला व्यक्तित्व भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, जिन्होंने राष्ट्रीय धारा के संबंध में अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। यहीं पर दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सम्मिलन और समन्वय बनता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो प्रारंभिक काल के ग्रंथों में पूरा विरोध है, परिवर्तन का आभास है, लेकिन जिस क्रम से राज्य और देश के सामने, समाज के सामने समस्याएं आती गई हैं, उसके अनुसार वो परिष्कृत होते गए हैं। और 65 और 66 के वर्षों में राम मनोहर लोहिया दीनदयाल जी से भी जुड़ जाते हैं, और इसी के फलस्वरूप 1967 में ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की देन थी, जिसके कारण जो सरकार बनी वो संयुक्त दलों की बनी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मूलतः जो वैदेशिक विचारधारा थी, जो समाजवादी सोच थी, उस दिशा के थे। लेकिन जैसे जैसे उनके सामने भारत का परिवेश दिखाई पड़ा तो भारत के परिवेश में कोई समाजवाद, कोई साम्यवाद अपनी जगह नहीं पा सका। जगह तो बहुत नहीं पा सके, जो आज बड़ी संख्या में भी हैं, लेकिन भारत की मिट्टी की एक विशेषता है कि इस मिट्टी पर जो आता है, जो पलता है, जो इसका अन्न खाता है, इसका जल पीता है और इसके नदियों का आश्रय लेता है, उस भूमि के प्रति
समर्पित होना पड़ता है। जिस पंथ के लोग अभी कतिपय लोग जो समर्पित नहीं है, उन्हें तो समर्पित होना ही पड़ेगा। हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने देश को, देश के प्रत्येक तत्व को, चाहे पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे सरोवर हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जीव जंतु हो, उनमें भी अपना परिचय जो है दिया और जाना है। परिचय पूछा है लताओं से भी, वृक्षों से भी, और जितने भी जीव जंतु हैं, और आवश्यकता अनुसार उनके साथ नाता भी जोड़ा है। हिमालय, राजा हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव का कैलाश, उनकी धरोहर। गंगा माँ, यमुना माँ, जमराज की बहन, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नदियाँ, नर्मदा, हमारे जीवन की धारा। प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक नदी या सरोवर के साथ हमने रिश्ता जोड़ा, नाता जोड़ा, पहचाना। इस प्रकार हमारा संबंध लाखों वर्षों से जुड़ा हुआ है। जो इस सनातन धारा को नहीं मानते हैं, उन्हें उच्छिष्ट तो होना ही पड़ेगा। हमने जीवों को भी संचरित होते हुए देखा है। सांपों में भी वर्ण व्यवस्था देखी है, सर्पों में भी लोग छोड़ देते हैं, 52 सांप है। वृक्षों में भी हम वर्ण व्यवस्था खोज लेते हैं। जब हमने, हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के स्वरूप का दर्शन किया, देखा, ज्योतिष के माध्यम से सारे ग्रहों का अवलोकन किया, तो ये पहचान करने की क्षमता भारत की है। लोहिया यद्यपि पश्चिमी परिवेश के अध्येता थे, किंतु उनके भीतर जो आचार्य विद्यानिवास मिश्र के द्वारा ग्रंथों का बोध कराया गया और उन्हें उपलब्ध कराया गया, उसका परिणाम यह निकला कि समाजवादी चिंतनधारा का जो व्यक्ति है, जो श्रेष्ठता का प्रतीक है, आलोचना का में प्रवीण है,
वह समीक्षा की दिशा पकड़ लेता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जो राष्ट्रीय चिंतन धारा की दिशा में पहुंच जाता है, जो भारत के स्वरूप को समझता है। बिहार में नीतीश कुमार जी निश्चय ही, मैं यह कहूँगा कि राम मनोहर लोहिया की चिंतन धारा के कुछ अंश तो उनमें हैं, लेकिन मुझे कहने में हिचक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी विचार के लोग हैं, उनके भीतर राम मनोहर लोहिया की चिंतन धारा का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। समाहार रूप में मैं यह कहना चाहूँगा, आचार्य विद्यानिवास मिश्र को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के यहाँ उस आलोक को जो हिमालय के संबंध में था, पर्वतों के संबंध में था, उससे कुछ लोगों को यह आभास हुआ कि आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी समाजवादी धारा की ओर मुड़ गए। लेकिन ये मिलने से विचार करने वाले संतोष का अनुभव नहीं कर सके। आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी जो आर्ष धारा है, आर्ष परंपरा है, उस परंपरा की ओर मोड़ दिया, जहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी अपने दर्शन का बोध करा रहे थे और यह समन्वयशीलता का कारक कहा जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।